महागठबंधन सर चुनाव हार चुकी है और चुनाव बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। 40 से भी कम सीट आया है सर महागठबंधन को। तो सर चुनाव के बाद आप लोगों का कोई बैठक ऐसा हुआ है कि यह चुनाव क्यों हारे हैं? वाईपी गुप्ता 100 फीट जमीन के अंदर धंसना पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा, अपने सीने पे गोलियां खाना पसंद करेगा, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे मैं बैक ऑफ नहीं कर सकता। मेरी जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारे समाज के बच्चों को आरक्षण उसको मिले। वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सब इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? यह संभव है क्या? नहीं, अगर वोट चोरी मुद्दा होता तो परिवार ये रिजल्ट ऐसा नहीं आता। वोट चोरी मुद्दा बनाने में वो सफल है। वो मिलने के लिए जाता था ना भाजपा के नेताओं से, जब कहता था कि भाई आरक्षण हमें दीजिए, तो वो लोग कहते थे कि अनुसूचित जाति में अन्य जो जातियाँ हैं वो नाराज़ हो जाएगी, हम ऐसा कर नहीं सकते, हमारा पासा पलट जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन के बीच में बड़े बड़े इश्तिहार और बड़े बड़े नेताओं भाजपा जदयू बोलने लगे कि इलेक्शन के बाद हम आरक्षण देंगे। इलेक्शन खत्म हो गया, अब आरक्षण उनको देना चाहिए। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम पार्टी है, कई सारी पार्टियां हैं जो समाज के नाम पर, जाति का नाम पर अपना पार्टी बनाए, लेकिन समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री बनाना है अपने बच्चों को, अपने समधन को, अपने परिवार के लोगों को, कार्यकर्ता से जैसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं। आपकी पार्टी है इंडियन डेमोक्रेसी पार्टी, क्या यह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है? पूर्ण बिहार विधानसभा में आप जाएंगे, जब गरजेंगे वहाँ पे, तो सबसे पहला कौन सा बात वहाँ पे आप रखने वाले हैं जो आपको लगा है अभी तक? अभी तो सबसे पहले दोस्तों नमस्कार। तो अब हम लोगों के साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ विधायक जी भी मौजूद है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर इंटरव्यू का हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आपका जो डायलॉग वर्ल्ड फेमस हो चुका है, एक बार सर उसको आप बोल दीजिए। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। नाम है मेरा। अच्छा, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये सर आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो सर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सर वह होने वाला है कि सर आप विधायक बन चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ, तो कैसा फील हो रहा है सर? मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं विधायक हूँ। मैं ठीक उसी तरह एक साधारण सा कॉमन मिस्त्री का बेटा, राजमिस्त्री का बेटा हूँ। और गाड़ी में जब चलता हूँ, जब कभी कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, लगता है कि बॉडीगार्ड है, तो एहसास होता है भाई बॉडीगार्ड भी है क्या हमारे साथ। तो मैं कभी भी, मुझे पद, पैसा, शोहरत, ताकत मेरे सर पे कभी आता नहीं, हमेशा दिल में रहता है, ज़मीन पे रखता हूँ इन सारी चीज़ों को। मतलब अभी भी सर आप जैसे आम आदमी होता है वैसे ही फील कर रहे हैं सर विधायक बनने के बाद में। अगला जो क्वेश्चन है सर वह है कि महागठबंधन सर चुनाव हार चुकी है और चुनाव बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। 40 से भी कम सीट आया है सर महागठबंधन को। तो सर चुनाव के बाद आप लोगों का कोई बैठक ऐसा हुआ है कि यह चुनाव क्यों हारे हैं? नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो अपने विधायकों के साथ में बैठक की है, अपने लोगों के साथ में उन्होंने समीक्षा किया है जी। मैं लगातार प्रयास में हूँ जी। मुझे लगता है आज या कल मैं तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे। मैंने अल्लावरू साहब को कॉल किया है, मैंने दीपंकर भट्टाचार्य जी से मुलाकात की हमारी उनसे, और मेरी एक प्रयास है कि हम लोग जल्द से जल्द महागठबंधन के लोग बैठें और इसमें गहन समीक्षा 7-8-10 दिन का समीक्षा हो और पता चले कि किन किन वो कारण रहे हैं जिनकी वजह से महागठबंधन हारी है। रिजल्ट के बाद सर आपका कभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी से बात हुआ है? नहीं, मेरी बात आदरणीय श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी से हुई है, संजय जी से हुई है, राजद के अन्य नेताओं से हुई है, अल्लावरू साहब से हुआ है, लेकिन हम बहुत जल्द बैठेंगे और इस पर निश्चित तौर पे समीक्षा करेंगे। आप सर सहरसा विधानसभा से विधायक बने हैं और आपका एक वहाँ पे भी डायलॉग था कि सहरसा विधानसभा को हम गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे। आज तक कोई विधायक ऐसा नहीं बोला होगा आपने विधानसभा के बारे में कि हम इसे गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे। आपने शुरू किया और अब बहुत सारे विधायक शायद कॉपी भी करेंगे इसका। तो सर सहरसा विधानसभा को गेटवे ऑफ बिहार बनाने के लिए क्या क्या प्लान है सर आपके मन में? मुझे लगता है किसी भी शहर का जो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। मैं उस पर, हमको लगता है कि माइंड सेट अगर हम किसी पूरे समाज को चेंज कर दें तो दुनिया बदल सकती है, और मैं उस पर काम करूँगा। और मैंने फेसबुक माध्यम से मैंने चैलेंजेस क्या क्या है मांगा है, उसका संकलन भी मैंने किया है। और मुझे ये समझना होगा कि ये जो चैलेंजेज है हुआ कैसे, और जब हम चीज़ों को समझ लेंगे, जो मुझे शपथ के बाद जब मैं जाऊंगा तो गहन लोगों के साथ बैठक करेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्रायोरिटी हमारा क्या है। तो सहरसा विधानसभा को सर आप गेटवे ऑफ बिहार बनाकर ही छोड़ेंगे? बिल्कुल बनेगा। वोट चोरी, ये सर इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। भले विपक्ष के कोई बड़े नेता है जो अभी तक नहीं बोले हैं सामने आके, लेकिन जो आम जनता है वो भी ये बात बोल रहे हैं। वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सर इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? यह संभव है क्या? नहीं, अगर वोट चोरी मुद्दा होता तो परिवार ये रिजल्ट ऐसा नहीं आता। वोट चोरी मुद्दा बनाने में वो सफल रहा। आम कॉमन ग्राउंड पे तो वोट चोरी वाली बात चंद लोग करते थे,
जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, पहले हमें तो ये जन आंदोलन अगर होती है तब एक वोट चोरी मुद्दा हो सकता है। जी जी। अभी तक उस लेवल पर हम इसको नहीं ले जा सके। तो वोट चोरी पे आपका क्या राय है सर, यह संभव नहीं है? देखिए, मैं कोई भी राय तभी बनाता हूँ जब मुझे चीज़ें समझ में आ जाए। अभी मैं इस सारी चीज़ों पे कुछ कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते। जी। आशंकाओं के बल पे हम कोई बात करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी ने जो भी साक्ष्य दिए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, उसका एक मुकम्मल जवाब में ECI को देना चाहिए, जो अभी तक नहीं गया है। जी। जब तक वो जवाब मुकम्मल ना आ जाए, अभी से जो साक्ष्य राहुल जी दे रहे हैं वो तो लगता है कि कुछ चीज़ें हेरफेर किया गया है मतों में, और कुछ है कि डुप्लीकेट्स मत सामने आए कि एक आदमी मल्टीपल टाइम में और मल्टीपल जगह पे वोट दे रहा है। ये बातें सामने आई है। चुनाव से पहले सर, जिस तांती ततवा समाज का लोग नाम भी नहीं जानता था, आपके आंदोलन की वजह से गांधी मैदान में जो आपने जन आंदोलन किया, जहां पे लगभग 10 लाख लोग आए हुए थे, अब सरकार को तांती ततवा समाज का नाम सबसे पहले लेना पड़ रहा है। और उन्हें भी लगा कि इस बार सरकार बनाने के लिए हमें तांती ततवा समाज के वोट का ज़रूरत है। इसलिए शायद उन्होंने चुनाव से पहले एक उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें जारी किया है कि तांती ततवा समाज को हम चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद आरक्षण देंगे, अनुसूचित जाति में फिर से शामिल करेंगे, जो भी कमियां हैं लोकसभा से उसे दूर करके। संजय झा ने बोला था सर स्टेज से, देखा होगा आपने। तो आपको क्या लग रहा है सर कि ततवा का आरक्षण कितना दूर और कितना पास है? मुझे लगता है कि जब मैं वो मिलने के लिए जाता था ना भाजपा के नेताओं से, जब कहता था कि भाई आरक्षण हमें दीजिए, तो वो लोग कहते थे कि अनुसूचित जाति में अन्य जो जातियां हैं वो नाराज़ हो जाएगी, हम ऐसा कर नहीं सकते, हमारा पासा पलट जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन के बीच में बड़े बड़े इश्तेहार और बड़े बड़े नेताओं भाजपा जदयू बोलने लगे कि इलेक्शन के बाद हम आरक्षण देंगे। इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब आरक्षण उनको देना चाहिए। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका कि आज़ादी के बाद आज तक या 25-30 वर्षों में लगातार भाजपा जदयू को, NDA वाले को लगता था कि तांती ततवा पांच समाज उनके गुलाम की तरह वोट करते हैं। और इस इलेक्शन में तांती ततवा पांच समाज के लोगों ने दिखाया कि हमें वोटिंग पैटर्न, वोटिंग कैपेसिटी के बारे में पता है, और हम लोगों ने जमकर, खुलकर NDA के खिलाफ में वोट किया। और ये ताकत का एहसास इस वोट में हम लोगों ने दिखाया है। तांती ततवा पावर सर हमारे विधानसभा में भी दिखा है। वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। पिछले कई बार का चुनाव हम एनालिसिस किए देखे तो वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी का वोट 50,000 प्लस नहीं जाता था। हालांकि वह चुनाव इस बार भी नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार जो वोट उनका आया है वो 65,000 प्लस है। मतलब सीधा सीधा है कि यह 15,000 वोट जो बढ़ा है वह तांती ततवा समाज के ही बढ़ के ट्रांसफर हुआ है। तो ये तो सर जग देख ही रही है। जमुई में भी नॉर्मली शहर में जब अब मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं ना, तो एक अवधारणा सा बना दिया गया है कि नहीं जीतते। लेकिन इस बार भी जमुई में शमशाद आलम जी लड़ रहे थे और उनको 69-70 हज़ार वोट आया। ये तांती ततवा का ही कमाल है कि उसमें वोट सारे कन्वर्ट हुए हैं और उनको गए। वो समाज, वो ततवा समाज जो आपके इस बातों को सुनकर सर आपके तरफ आए, आपके जन आंदोलन की तरफ आए कि हमारा आरक्षण हमें वापस दो, हमें फिर से जो तुम अनुसूचित जाति से बाहर किए हो उसमें शामिल करो, ये सुनकर वो आपके साथ है। और आप जहाँ बोले हैं आपके कहने पर वह आंख बंद करके वहाँ पे वोट दिए हैं सर। और वो अब कह रहे हैं कि सर आरक्षण हमें कब दिलवा रहे हैं। उन लोगों से सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उन लोगों को कहा कि आरक्षण मेरे जीवन का पहला और आखिरी, मेरे दिल का इच्छा है कि तांती ततवा समाज को आरक्षण मिले। और आरक्षण के नाम पे मरते दम तक मैं कुछ समझौता कर नहीं सकता। ये मैंने ओपनली कहा है। और हमने 2 दिन मांगा था और 5 समाज ने 2 दिन तो दिया ही, तीसरा दिन भी दिया कि उन्होंने अपने आरक्षण के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए सामने आए और वोट किया NDA के खिलाफ में। तो उन्होंने तीसरा दिन भी दिया है। इसलिए किसी भी कीमत पे आरक्षण के मुद्दे को लेके मैं बैकअप तो कभी नहीं कर सकता। अभी सर आपसे हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने कहा कि अब हम पान धन्यवाद यात्रा निकालने वाले हैं। हाँ। तो आप जरा दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दे दिए सर कि कब निकलने वाला है और कैसे कैसे कहाँ नहीं, ओथ के बाद मेरी प्राथमिकता है पहले मैं सहरसा जाऊँ। शपथ ग्रहण के बाद सहरसा जाके वहाँ सीरीज ऑफ बैठक करना है पदाधिकारियों के साथ में, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में, समस्याओं को, चैलेंजेस को समझना है। एक मैराथन बैठक में करने जा रहा हूँ। और जब मैं सारी चीज़ें कर लूँ उसके बाद एक प्लानिंग के तहत हम एक रूट चार्ट निकालेंगे पूरे बिहार के लिए। और निश्चित तौर पे पान धन्यवाद यात्रा निकलेगा कि पान समाज ने एकजुटता की परिचय जो उन्होंने मतदान केंद्रों पे किया है, उसके लिए पान धन्यवाद यात्रा तो एक जारी होगा।
रूट चार्ज जारी हो गया। एक न्यूज़ सर अभी आपके बारे में वायरल है, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई ऐसा अखबार नहीं है जहाँ पे यह नहीं छपता हो कि गुप्ता जी को भाजपा से फ़ोन आ रहा है, गुप्ता जी भाजपा में जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? ये फ़ोन आना सामान्य प्रक्रिया है। जो भी विपक्ष के जितने भी एमएलएज हैं उनके पास फ़ोन जा रहा है। और मैं ये कहूँ कि हम लोग भी अगर उस अवस्था में रहते तो हम लोग भी फ़ोन करते। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बड़ा चीज़ ये होता है कि जिसके पास फ़ोन जा रहा है उसका वो क्या करता है। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि मंत्री पद मेरे लिए बड़ा नहीं, मेरे समाज से बड़ा नहीं। कोई भी ओहदा मेरे लिए मेरे समाज से बढ़ के नहीं है। और मेरी समाज का, हमारे बच्चों का, हमारे जनरेशन का 75 बरस से जो आरक्षण छीना है, और वही आरक्षण, उसकी लड़ाई के लिए मैं एमएलए बना, उसी की लड़ाई के लिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बना है। तो आईपी गुप्ता 100 फीट ज़मीन के अंदर धंसना पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा, अपने सीने पे गोलियां खाना पसंद करेगा, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे मैं बैक ऑफ नहीं कर सकता। मेरी जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारे समाज के बच्चों को आरक्षण उसको मिले, जो अधिकार छीना गया है 75 वो वापस हो। उस पर कोई समझौता नहीं है। फ़ोन आना, बात करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया। जनरली सर ऐसा देखा जाता है कि लोग समाज के नाम पर पार्टी बनाते हैं। अब जैसे हम एक दो पार्टी का नाम देना चाहेंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम पार्टी है, कई सारी पार्टियां हैं जो समाज के नाम पर, जाति का नाम पर अपना पार्टी बनाए, लेकिन समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। मंत्री बनाना है अपने बच्चों को, अपने समधन को, अपने परिवार के लोगों को, कार्यकर्ता से जैसे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। आपकी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, क्या यह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है पूर्ण रूप से? ये बातें हैं ना, सिर्फ कहने के लिए किए जाते हैं। लोग टीवी में बहस करेंगे, सारे कुछ करेंगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने भाइयों को, अपने समधन को, अपने बेटे को, अपने दामाद को टिकट देते रहे, फिर भी जीतते रहे, नहीं जीतते रहे। हम कहने के लिए करते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी होती तो उसमें कहाँ लेते हैं। उसमें तो वोट देते हैं, भाई फलना बाबू ने कहा, फलना पार्टी का हूँ, फलना का हूँ, चिल्ला। तो ये सब बातें कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात है तो उसमें तो जिताते हैं लोग। तो फिर ये बात बेईमानी है ये कहना। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बच्चे को बनाए, अपने बेटा को बनाया। एक बाप अपने बेटा के लिए कुछ भी करना चाहेगा, इसमें बुरा नहीं है। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा जी जब दोबारा बार इलेक्शन में तो उनको वोट नहीं देगा लोग? ये बेईमानी है ये बात कहना। भैया अगर कहते हो तो करके भी दिखाओ, उनको नेगलेक्ट करो, रिजेक्ट करो, तब ना। खाली कहने पे, चर्चा का बनाने से क्या फ़ायदा है इसका। नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने आए थे सर 2014 में, तो परिवारवाद उनका बहुत बड़ा मुद्दा था। मतलब कोई ऐसा मंच नहीं होगा कोई कहीं जहाँ पे वो परिवारवाद के बारे में स्पीच नहीं दिए होंगे, कोई ऐसा मंच नहीं होगा। यहाँ भी वही बात होती है, लेकिन आज देखिए नहीं ठीक है, यही बात है, आज भी है, फिर भी तो जिता रहे हैं ना हम। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं या जो भी कहते हैं, भाई वो बात कहने में सफल तो हो जा रहे हैं ना, वो समझाने में सफल हो जा रहे हैं, लोग मान तो ले रहे हैं ना, चाहे जो भी कहें। कर उन्हीं के दल के लोग रहे हैं फिर। तो फिर भाई ये चर्चे करना बेकार, परिवार बार का। हम इंजीनियर है, हमारा बेटा भी इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, उसका बेटा अगर पॉलिटिक्स में आता है तो बुराई क्या है भाई? इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब मानी जाएगी चर्चा करने वाले लोग उनको नकार दे, तब न मानी जाएगी। कहाँ नकारता कोई? खाली चर्चा कर रहा है टीवी में, गॉसिप में, यहाँ वहाँ। अब वोट देने की बारी आएगा फिर वही वोट दे के गिरा का या फिर गाली देना चालू। ये क्या मतलब है? हमें डिसाइसिव होना होगा ना सोसाइटी को। अगर सोसाइटी में ये चर्चा का विषय है तो डिसीजन लेते वक्त नकारना होगा। जब तक नहीं नकारेंगे हम लोग करते रहेंगे। हर पॉलिटिशियन करेगा भाई, ओकरा परिवार नहीं है, वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है, क्यों नहीं करेगा? इसलिए करेगा कि आप उसको स्वीकार करते हैं। जिस दिन नकारना चालू कर दीजिएगा नहीं करेंगे लोग। लेकिन सर अब यहाँ पे जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़का है, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ा है ना सर, डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया है। इस वजह से ये सवाल उठता है, यदि जनता उसे चुन के भेजे, वो जीत के आए और फिर मंत्री बने तो अलग बात है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा है तो उस पर क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी प्रभु सुरेश प्रभु को कहाँ चुनाव लड़े थे? वो उनको उठा के रेल मंत्री बना दिया, तो उसमें कहन क्वेश्चन है। बहुत सारे सैकड़ों हजारों उदाहरण पड़े हैं जो चुनाव नहीं लड़े हैं, उनको सीधे मंत्री बनाया जा रहा है। अब जैसे हमारे ही दल में, हमारे महागठबंधन में हमने उप मुख्यमंत्री का घोषणा कर दिया, डिप्टी सीएम बनाएंगे मुकेश सहनी जी को, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो कौन बड़ा बात है? सर मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब बिहार विधानसभा में आप जाएंगे, जब गरजेंगे वहां पे, तो सबसे पहला कौन सा बात वहां पे आप रखने वाले हैं जो आपको लगा है अभी तक?
अभी तो सबसे पहले आरक्षण और सहरसा, दो ही बात होगी, और बिहार की बेटरमेंट की बात होगी। और जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी, बिहार के लिए क्या बेहतर होगा उस पर हम आवाज़ उठाते जाएंगे। एक बेहतर बिहार के लिए, एक बिहारी होने के नाते हमारे बच्चे, समाज के बच्चे जिस बिहार में रहेंगे वो बेहतर होना चाहिए। उसके लिए सारी आवाज़ें जो ज़रूरत पड़ेगा हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।